हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए यूथ बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको लिए करवाने वाले हैं बायोलॉजी का टॉपिक जैव विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए और क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं जैव विकास से पूछे गए साइंस के सारे क्वेश्चन। दोस्तों, आज हम देखेंगे जैव विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें कहा जाता है। दोस्तों, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम समरूप अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हें हम समरूप अंग बोलते हैं। दोस्तों, वे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न होते हैं समजात अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समजात अंग। जैसे पक्षी के पंख तथा घोड़े के अग्रपाद, मनुष्य की बाजू तथा गाय के अग्रपाद, ये क्या है? समजात अंग है। और दोस्तों, वे अंग जो समान कार्य करते हैं तथा देखने में भी समान है लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न है, समरूप अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समरूप अंग। जैसे कीट के पंख हो गया तथा चमगादड़ के पंख। कीट के पंख तथा चमगादड़ के पंख क्या है? समरूप अंग है। वेल का पंख हो गया, पक्षी के पंख हो गया, ये क्या है? समरूप अंग है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश समरूप अंग है। दोस्तों, कौन सा है जो समरूप अंग है? तो दोस्तों, लॉबस्टर की पूंछ और वेल के फाल जो है ये समरूप अंग है। क्या है ये? समरूप अंग है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉबस्टर की पूंछ और वेल के फाल जो है क्या है? समरूप अंग होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्यों के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है जो देश में विकसित हुई है। दोस्तों, मनुष्य के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है जो अफ्रीका में विकसित हुई है। कहाँ पे हुई है? अफ्रीका में विकसित हुई है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य की अनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, मनुष्य की अनुवंशिकी का पता जो है ये अफ्रीका मूल से लगाया जा सकता है। किससे लगाया जा सकता है? अफ्रीकी मूल से। ठीक है, मानव जाति के अनुवांशिक मूल अफ्रीका में मौजूद है। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार पहला मानव मध्य अफ्रीका में विकसित हुआ तथा यहाँ से पूरे विश्व में फैला था। ठीक है, किसके अनुसार? विकासवादी सिद्धांत के अनुसार पहला मानव मध्य अफ्रीका में विकसित हुआ था और यहीं से पूरे विश्व में फैला था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनके विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों, इसमें से कौन सा है जो प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने के लिए आवश्यक है और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है? तो यह है हमारा प्रजनन। प्रजनन जो है दोस्तों, ये प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए प्रजनन आवश्यक होता है। यदि कोई प्रजाति प्रजनन करने में सक्षम नहीं है तो वह धीरे धीरे क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। किसी प्रजाति के विलोपन से पारिस्थितिक तंत्र में अस्थिरता आती है। क्या आती है? अस्थिरता आती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका जो है ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका लिखी गई है। 24 नवंबर 1859 ईस्वी में प्रकाशित चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है विज्ञान में एक मौलिक वैज्ञानिक अवधारणा और क्रम विकास संबंधी जीव विज्ञान की नींव के रूप में माना जाता है। किसको माना जाता है? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को जो है विज्ञान में एक मौलिक वैज्ञानिक अवधारणा और क्रम विकास संबंधी जीव विज्ञान की नींव के रूप में माना जाता है। इस पुस्तक में जीवों की उत्पत्ति तथा विकास को जैव विकास द्वारा समझाया गया है। जो ये पुस्तक है दोस्तों, इसमें जीवों की उत्पत्ति तथा विकास को जैव विकास के द्वारा समझाया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैविक विकास को डैश के तौर पर परिभाषित किया गया है। दोस्तों, जैविक विकास को जो है प्राकृतिक चयन के तौर पर, किसके तौर पर? प्राकृतिक चयन के तौर पर जो है
परिभाषित किया गया है। किसको? जैविक विकास को। जिस प्रक्रिया द्वारा किसी जनसंख्या में कोई जैविक गुण कम या अधिक हो जाता है। कौन सी प्रक्रिया द्वारा? जिस प्रक्रिया द्वारा जनसंख्या में कोई जैविक गुण या कम या अधिक हो जाता है उसे प्राकृतिक वरण या प्राकृतिक चयन हम कहते हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत व्याख्या करता है कि पर्यावरण किस प्रकार प्रजातियों और जनसंख्या के विकास को प्रभावित करता है ताकि वो सबसे उपयुक्त का चयन कर सके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश विकास के सिद्धांत से संबंधित है। तो चार्ल्स डार्विन जो है दोस्तों ये विकास के सिद्धांत से संबंधित है। चार्ल्स डार्विन विकास के सिद्धांत से संबंधित है। विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल तत्व प्राकृतिक चुनाव है। कुछ जीव प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहने के लिए बेहतर अनुकूलित होते हैं। अनुकूलन क्षमता वंशागत होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी में डैश ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो चार्ल्स डार्विन ने जो है 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। टैकीग्लोसस डैश के बीच की एक संयोजक कड़ी है। दोस्तों टैकीग्लोसस जो है ये सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच की एक संयोजक कड़ी है। कौन सी? टैकीग्लोसस। कौन सी? टैकीग्लोसस। किसके बीच में? सरीसृप और स्तनधारियों के बीच में। टैकीग्लोसस की बात करें दोस्तों तो टैकीग्लोसस जिसे एकिडना भी बोलते हैं, सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच की एक संयोजक कड़ी है। एकिडना स्तनधारी वर्ग के प्राणी हैं जो कि अंडे देते हैं। इन्हें कार्डेटा संघ के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए डक बिल्ड प्लेटिपस, इनके पास स्तनधारियों के लक्षण जैसे बाल, स्तन ग्रंथियां, डायाफ्राम तथा सरीसृप के लक्षण अंडे में योग तथा अंडे के खोल के साथ अंडा देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा टैकीग्लोसस। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है। दोस्तों जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? तो उत्परिवर्तन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्परिवर्तन जो है दोस्तों जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत उत्परिवर्तन को माना जाता है। जीवों में होने वाला अचानक परिवर्तन जो वंशागत हो उत्परिवर्तन कहलाता है। जीवों में होने वाला अचानक परिवर्तन जो वंशागत हो क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन को जीवों में जैव विकास का आधार माना है। किसने माना है? ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन को क्या माना है? तो जीवों में जैव विकास का आधार माना है ह्यूगो डी ब्रीज ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। तो दोस्तों क्रमागत उन्नति जो है लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। क्रमागत उन्नति दोस्तों लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है। इसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का विकास होता है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में किया था। किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने किया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? तो दोस्तों आप विकास के सिद्धांत को डार्विन से जोड़ सकते हैं, चार्ल्स डार्विन से। दोस्तों चार्ल्स डार्विन की बात करें तो चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। डार्विन के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीव को अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए सजातीय, अंतरजातीय तथा पर्यावरणीय संघर्ष करना पड़ता है। किसके द्वारा? किसने कहा? ये चार्ल्स डार्विन ने कहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी, भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी है जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो ये है हमारे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। कौन है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो है एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी, भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी है जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है। तो डार्विन का सिद्धांत, विकास सिद्धांत जो है, डार्विन का विकास सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है। डार्विन का विकास सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैवी अणुओं से विकसित हुआ है? तो ये दिया था हमारे हॉल्डेन ने। हॉल्डेन ने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैवी अणुओं से विकसित हुआ है। हॉल्डेन ने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैव अणुओं से मिलकर बना होता है। किसने दिया था? हॉल्डेन ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
डैश विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। तो दोस्तों कौन सा है जो विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है? तो ये है जीवाश्म। जीवाश्म जो है दोस्तों ये विकासवादी संबंधों के प्रमाण को प्रदान करता है। पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों से छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म कहते हैं। इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। जीवाश्म विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करने में सहायक है। जो जीवाश्म है दोस्तों ये विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करने में सहायक होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में डैश मिश्रण शामिल था। दोस्तों सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में जो है H2S, CH4 और NH3, कौन सा? H2S, CH4 और NH3 जो है ये मिश्रण शामिल था। ठीक है। प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। दोस्तों प्रारंभिक अवस्था में क्या था? पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। जलवाष्प मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा अमोनिया आदि धरातल को ढकने वाले गलित पदार्थों से नियुक्त हुई। किससे हुई? जलवाष्प मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा अमोनिया आदि धरातल को ढकने वाले गलित पदार्थों से नियुक्त हुई। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों ने पानी को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विखंडित कर दिया तथा हल्की हाइड्रोजन मुक्त हो गई। ऑक्सीजन ने अमोनिया एवं मीथेन के साथ मिलकर पानी तथा अन्य गैसें आदि की रचना की। पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का गठन हुआ। जब यह ठंडा हुआ तो जलवाष्प बरसात के रूप में बरसी और गहरे स्थान पर गए जिससे महासागरों की रचना हुई। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था। दोस्तों प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण जो है ये किससे बना था? तो ये बना था अमोनिया, CH4, H2S। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। तो दोस्तों ऑक्सीजन गैस जो है उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। पृथ्वी पर जीवन उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन गैस मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया है? तो दोस्तों ये थे हमारे चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने जो है अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया है। दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वर्ग की टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना का हम क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, टेक केयर।